हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और इन्वेस्टमेंट थीम वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक बजाज। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो सुना ही होगा आपने। एक बहुत ही ज़बरदस्त कैंपेन आया था सालों साल पहले, म्यूचुअल फंड सही है। और आई थिंक ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन्स में से एक था। इसने इस इंडस्ट्री को बहुत सॉलिडली इस्टेब्लिश कर दिया। घर घर में हर इंसान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लग गया। और एसआईपी तो ऐसा मानो कि ये एकदम जैसे घर में रोटी चाल दावल की बात करते हैं, वैसे एसआईपी की भी बात हम करने लग गए। इसका बेनिफिशियरी कौन था? पूरा इंडस्ट्री बहुत बड़ा बेनिफिशियरी था। आज का इन्वेस्टमेंट थीम के अंदर में अपन लोग इसी इंडस्ट्री की बात करेंगे। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा चला जाता तो मैं सारे प्लेयर्स को तो नहीं कवर कर सकता हूँ, बट मैं एएमसीज को आज कवर करूंगा। और मुझे लगता है ये इन्वेस्टमेंट थीम ऑल्दो कुछ दिनों से चल चुका है, बट मुझे लगता है इसमें आने वाले बहुत सालों का और ईंधन बाकी है। तो आज डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, बहुत डेटा के साथ में। इन डेप्थ वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक देखिएगा और आपको पसंद 100% आएगा और आप उसको शेयर सबके साथ करेंगे। दोस्तों, सामने देखिए, प्रेजेंटेशन बना हुआ है, आपके काम आएगा। एसेट मैनेजमेंट सेक्टर इन इंडिया, ये मेरे मेरे जीवन के बहुत क्लोज है। बिकॉज मैंने अपने जीवन की शुरुआत बहुत साल पहले, जब मैंने सीए का एग्ज़ाम ही दिया था, तो मैं बॉम्बे चला गया था। वहाँ मैंने जेएम म्यूचुअल फंड से अपना करियर चालू किया था। तो मैं इस इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ उस टाइम से। ऑल्दो वो बात और थी, उस समय यूटीआई 64 यूएस 64 हुआ करता था। उसका एक काइंड ऑफ स्कैम बोल लीजिए या ब्लंडर बोल लीजिए हुआ था, जिसके कारण ये इंडस्ट्री को बहुत ताने सुनने पड़े थे। मैंने ना अपना जीवन चालू किया था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सेल्स एग्जीक्यूटिव की तरह। क्यों? क्योंकि सीए करने के बाद मुझे लगा यार, मुझे तो बात करना ही नहीं आता है, मुझे तो लोगों को कुछ बेचना ही नहीं आता है। और जब तक हम किसी को बेचेंगे नहीं ना कुछ, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे अपना करियर में। क्योंकि एज एन इंडिविजुअल भी अल्टीमेटली हम सबको एक दूसरे को बेचना ही पड़ता है ना। हाँ, ये थॉट प्रोसेस से मैंने वहाँ पर सेल्स टीम में ज्वाइन किया था। और जब मैं लोगों से मिलता था, एचएनआई से मिलता था, तो वो यूएस 64 का जो प्रॉब्लम था वो हॉन्ट करता था, जिसके कारण लोग खरीदते नहीं थे। तो मुझे काफ़ी डिमोटिवेशन होती थी, बट मुझे इंडस्ट्री से बहुत कन्विक्शन था। तो मैंने सोचा कि मैं कलकत्ता आके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम चालू करता हूँ। बिकॉज बिकॉज मुझे लगता था ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो सकती है। हाँ, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2001 की। ठीक है। अ, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि मैं ये बिज़नेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाया और मुझे उस बिज़नेस को बंद कर देना पड़ा था। लेकिन फॉर्च्यूनेट था कि डेरिवेटिव मार्केट आ गया और मैंने अपनी जर्नी किसी और तरीके से शेप अप ले ली थी। ये तो मेरी कहानी हो गई। ख़ैर, आइडिया ये नहीं था कि मैं अपनी कहानी सुनाऊँ। मैं आपको ये बताऊँ कि मैं इस इंडस्ट्री को 2001 से देख रहा हूँ और मुझे पता है ये इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है। ये आने वाले 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल की इंडस्ट्री है। तो जो इसका फ़ायदा उठा पाएगा, वो डेफ़िनिटली इसका फ़ायदा बहुत उठाएगा। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, टिपिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम अगर लेते हैं तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है एसेट मैनेजमेंट, मतलब जो दूसरे का एसेट को मैनेज करते हैं। तो जनरली क्या होता है, पब्लिक का पैसा, एचएनआईज का पैसा, पूल का पैसा और कंपनीज का पैसा, ये अल्टीमेटली एएमसी को दिया जाता है, जो कि इन्वेस्ट करता है बॉन्ड्स के अंदर में, स्टॉक्स के अंदर में, गोल्ड सिल्वर के अंदर में, रियल एस्टेट के अंदर में और बहुत सारे अदर एसेट्स के अंदर में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा बिजनेस मॉडल है, बट ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है। बिकॉज लेफ्ट साइड भी ग्रो करता है और राइट साइड भी ग्रो करता है। लेफ्ट साइड इसलिए ग्रो करता है बिकॉज लोगों का पैसा तो बढ़ता ही है, जीडीपी बढ़ेगा, हाउस होल्ड इनकम बढ़ेगी तो लोगों का पैसा बढ़ेगा। और राइट साइड ग्रो करता है बिकॉज जीडीपी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एसेट के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो इसका दोनों तरफ के ग्रोथ का बेनिफिशियरी जो है वो एक टिपिकली एएमसी हो जाता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट होता है कि अगर हम एयूएम की बात करें तो मैं क्या करूंगा, कई सारे ऐसे टर्म्स आपको डिफाइन करते रहूंगा ताकि आपको एकदम बेसिक लेवल पे ये इंडस्ट्री के बारे में समझ में। देखिए, इन्वेस्टमेंट थीम वीडियोस का ना पर्पस यही है कि जितना मैं सीख रहा हूँ उतना मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ और बेसिक टर्मिनोलॉजीज हर इंडस्ट्री के बारे में आपको जानना चाहिए। तो मैं ना इस वीडियो के नीचे में वो पूरा इन्वेस्टमेंट थीम का लिंक दे दूंगा। सॉकेज ऐप के अंदर में भी लर्न टू इन्वेस्ट में जाएंगे ना, तो सारे थीम्स आपको फ्री में अवेलेबल है, जिसको आप भोग सकते हैं। और मुझसे पहली बार जुड़े तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। इस साल का मेरा टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को 1 मिलियन मिल गया और आपको तो पता है किस तरह का कंटेंट बन रहा है। मैं तो जेन्युइनली अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ, तो मेरे को भी तो मिलना चाहिए ना। तो आप देखिए, ध्यान रखिए कि मेरे को 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे पहुँचाइए। तो एसेट मैनेजमेंट एयूएम का मतलब क्या हुआ?
इन्वेस्टर 1, 2, 3 है और इन लोगों ने जो पैसा दिया एक फंड मैनेजर को, फिर ये पैसा इन्वेस्ट करके जब इसका मार्क टू मार्केट हुआ, क्योंकि आज इन्वेस्ट किया तो कल बढ़ भी सकता है, तो हर दिन ये मार्क टू मार्केट होता है, जो भी वैल्यू ऑफ एसेट है उसको टोटल किया जाता है और जो फाइनल फिगर होता है, बड़ा फिगर होता है, उसको एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं, जो एसेट मैनेजर के पास जाता है कि वो डिसाइड करता है कि मुझे कहाँ एसेट को मैनेज में डालना है। एम्फी एक रेगुलेटरी बॉडी है, इनफैक्ट एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ये कोई भी एक्ट के अंदर में इसको रेगुलेशन में इसको अथॉरिटी नहीं दी गई है। जैसे सेबी एक्ट है तो सेबी एक रेगुलेटर है, बट एम्फी रेगुलेटर नहीं है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, जो इंडस्ट्री के वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हीं लोग इंडस्ट्री के डूज एंड डोंट्स को डिफाइन करते हैं और एनफी का जिम्मेदारी बनता है कि वो सारा डेटा इंडस्ट्री के ओरिएंटेड जो है वो सबको प्रॉपर्ली डिसमिनेट करे। नेट एसेट वैल्यू का बहुत ही सिंपल आंसर है कि भाई ये जितने भी पैसे जिन्होंने दिए हैं म्यूचुअल फंड को, अल्टीमेटली उन सबको यूनिट्स मिलते हैं। जैसे शेयर्स के केस में शेयर्स मिलते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड्स के कल में यूनिट्स मिलते हैं। तो टोटल एसेट का जो वैल्यू है, जो हमने पहले देखा था ना, एसेट अंडर मैनेजमेंट, टोटल एसेट का जो वैल्यू है डिवाइडेड बाई जितने नंबर ऑफ यूनिट्स इशू किए गए हैं, उसको अगर हम निकालें फॉर्मूला को, तो वो बनता है NAV, नेट एसेट वैल्यू। तो जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है उनको तो पता है ये चीज़ कि हम डेली बेसिस पे NAVs को देखते हैं और NAVs के आधार पे ही हम म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं और उसके हिसाब से हमको यूनिट्स मिलते हैं, जो कि यहाँ पर एग्जांपल में भी हमने दे रखा है। ट्रेल कमीशन देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अल्टीमेटली ग्रो हुआ था बिकॉज उसके अराउंड में एक कमीशन एजेंट का एक इकोसिस्टम बिल्ड हुआ था, राइट, जो कि बाद में सेबी ने एक और इंट्रोड्यूस किया कि डायरेक्ट प्लान होगा। डायरेक्ट प्लान मतलब कमीशन नहीं होगा उसके अंदर में, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, जो कि हम बाद में बात करेंगे, वो कम हो जाता है यूज़र के लिए। बट ट्रेल कमीशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कमीशन है। एक ब्रोकर जो कि बेच रहा है म्यूचुअल फंड को, उसके लिए पहले एक और कमीशन हुआ करता था, जो कि था एंट्री लेवल पे कमीशन मिलता था, बट वो उन्होंने बैन कर दिया था। अब ट्रेल मिलता है। ट्रेल का मतलब हो गया, अगर आपका पैसा एक फंड के पास पड़ा हुआ है और चाहे वो ग्रो कर रहा है या नहीं ग्रो कर रहा है, मैटर नहीं करता है, वो फंड आपसे कोई ना कोई AMC फीस चार्ज करेगा और उसमें से कुछ जो है वो कमीशन जो है एक ब्रोकर को या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगा। तो ट्रेल मतलब पैसा अगर इन्वेस्टेड है तो उसमें से ऑनगोइंग बेसिस पे एक म्यूचुअल फंड एजेंट को पैसा मिलता जाएगा, क्योंकि उस म्यूचुअल फंड एजेंट ने आपको इंट्रोड्यूस किया था, प्लस उसका जिम्मेदारी बनता है कि वो आपको मैनेज भी करता है। टोटल एक्सपेंस रेशियो, TER है बेसिकली जो कमाई का साधन है एक टिपिकल AMC के लिए, कि वो पैसा कैसे कमाता है, कि जो पैसा मैनेज हो रहा है उसमें कुछ चार्ज करता है ना, तभी तो वो AMC पैसा कमाएगा, उसको कहते हैं TER। तो टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड मैनेजिंग ए म्यूचुअल फंड इज कॉल्ड टोटल एक्सपेंस रेशियो। तो इसके अंदर में भी सेबी ने ना डिफाइन कर रखा है कि भाई आपका एसेट का साइज क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि हम आपको कितना अलाउ करेंगे कि आप चार्ज कर सकते हैं। इक्विटी फंड का देखिए अलग है, डेट फंड का अलग है। इक्विटी फंड में अगर जैसे आप 500 करोड़ का खाली एसेट मैनेज कर रहे हैं तो 2.25 आप चार्ज कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड 500 से आप 250 गए तो जो एडिशनल 250 है उस पर आप 2% चार्ज कर सकते हैं। फिर 250 से आप 1250, 250 से 1250 में गए तो वो जो एडिशनल है उस पर आप 1.75% चार्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैक्सिमम अगर आप 50,000 करोड़ के ऊपर चले गए तो उसके ऊपर में जितना भी आपके पास AUM है उसमें 1.05% ही आप चार्ज कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है रेवेन्यू रियलाइजेशन का एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये कहीं ना कहीं सेबी का रेगुलेटेड है। तो अगर कल सेबी ने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप लोग सबको ही अपना कमाई 20 से 25 बेसिस पॉइंट कम कर दीजिए, तो वहाँ पर क्या है, या 200 बेसिस पॉइंट कम कर दिए, वहाँ पर AMCs को कमाने का और कोई साधन नहीं है, बिकॉज यही एकमात्र तरीका है AMCs पैसा बना सकता है इस इंडस्ट्री से। तो वो एक रिस्क है AMC कैरी करते हैं अपने बुक्स में। स्वाभाविक सी बात है, इक्विटी म्यूचुअल फंड विल ऑलवेज हैव अ हायर TER देन डेट म्यूचुअल फंड। पहले ये डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा हुआ करता था, आजकल वो डिफरेंशियल रिलेटिवली कम हो गया है, बिकॉज दोनों में इक्वल अपने को एफर्ट लगती है मैनेज करने में। टाइप ऑफ फंड्स, इक्विटी फंड, डेट फंड, लिक्विड फंड, बैलेंस फंड, ETFs। ओके, इक्विटी फंड मतलब 65% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटी एज एन एसेट क्लास में है। डेट फंड मतलब जिसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट डेट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स उनके अंदर में होता है। लिक्विड फंड मतलब जहाँ पर
इन्वेस्टमेंट उन पेपर्स पे, उन एसेट्स में होता है जिसका रिडेम्पशन या जिसका एक्सपायरी 91 डेज के पहले है। जैसे ट्रेजरी बिल्स होते हैं, कॉल मनी मार्केट होते हैं, 91 डेज के पहले उनकी एक्सपायरी होती है, जहाँ पर रिस्क रिलेटिवली कम है। ऑब्वियसली जितनी छोटी अवधि का पेपर होगा उतना ब्याज कम होगा, जितना लंबी अवधि का पेपर होगा उतना ब्याज ज़्यादा होगा। बैलेंस फंड जो कि इक्विटी और डेट के बीच में मैनेज करता है, वो एलोकेशन चेंज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनका व्यू क्या है मार्केट पे। अगर इक्विटी का व्यू ज़्यादा अच्छा लगता है तो इक्विटी में ज़्यादा कर देते हैं, अगर डेट का व्यू ज़्यादा अच्छा लगता है तो डेट पे ज़्यादा कर देते हैं। ETFs हो गए जो स्टैंडर्ड जो इंडाइसेस है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स इत्यादि इत्यादि, उनको जस्ट कॉपी पेस्ट करके वो यूनिट्स होल्डर को यूनिट दे देते हैं। तो मतलब अगर 50 स्टॉक है निफ्टी में तो 50 स्टॉक में वो इन्वेस्ट करेंगे उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में उस इंडेक्स पे डिफाइंड है, और अकॉर्डिंगली जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो बस यूनिट होल्डर को वो अकॉर्डिंगली दे देते हैं। तो इस पे ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन फीस जो है वो सबसे लीस्ट है, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा है नहीं, खाली ऑपरेशनल मेहनत ज़्यादा है, दिमाग इसमें लगाने का काम नहीं है। बिकॉज दिमाग लगाने का काम जो इंडेक्स बनाती है एजेंसीज, S&P वगैरह, इन लोगों ने ऑलरेडी दिमाग लगाने का काम कर दिया है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये सब जैसा कि मैंने कहा कि जैसे घर घर पान सब खाते हैं, वैसे SIP भी एक पान बन गया है कि सब आदमी SIP करता है म्यूचुअल फंड में। कभी कोई हर महीने करता है, कभी कोई हर 15 दिन में करता है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपना मॉडल्स है, और सब सही है, कोई गलत नहीं है। SIP का टोटल अकाउंट साइज देखा जाए तो 8.4 करोड़ म्यूचुअल फंड के SIP अकाउंट्स है। मतलब ऑब्वियसली कई लोग एक्स्ट्रा करते हैं ना, हर आदमी 2-2 3-3 SIP कर रखा है। वैसे यूनिक इन्वेस्टर्स अगर इंडिया में देखें म्यूचुअल फंड को, जितना मुझे याद है, आई थिंक डेटा बाद में भी आएगा, वो तकरीबन 4-4.5 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स है। केवल ये बहुत ही छोटा नंबर है। मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ा नंबर होने वाला है। मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है जब मैं इस इंडस्ट्री के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि ये इंडस्ट्री मेरे दिल के बहुत करीब है। SIP पता है, अब आप 100 रुपये से भी SIP कर सकते हैं। तो आप कम से कम अपने घर के जो सपोर्ट स्टाफ है, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, उनका SIP चालू करवाइए। 100 रुपये 200 रुपये में एटलीस्ट एक प्रोसेस के अंदर में उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। टोटल SIP का कंट्रीब्यूशन आज की डेट में इंडिया में टोटल, आई मीन एज ऑन FY24 मार्च तक की मैं डेटा दे रहा हूँ आपको, वह तकरीबन 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 1,99,219 करोड़, ये टोटल SIP कंट्रीब्यूशन है। और आपको पता है ये SIP कंट्रीब्यूशन क्या वैल्यू में कन्वर्ट हो गया? 10,71,000 करोड़। मतलब SIP इटसेल्फ 5 टाइम ग्रो कर गया इंडिया में, जो किसी को पता ही नहीं था कि ये एक एसेट क्लास होता है। बट फुल क्रेडिट टू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। उन लोगों ने लोगों को एक फ्रेमवर्क दिया, एक आदत दी और एक डिसिप्लिन दिया, और जिससे वो SIP के अंदर में इन्वेस्टमेंट करा के लोगों का वेल्थ कम से कम 5 टाइम्स क्रिएट कराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेविंग का जो एक डिसिप्लिन है वो एक सिस्टमैटिकली सिस्टम में डाला, जो कि बहुत साल पहले बैंक्स करते थे रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में। याद है ना आपको, रिकरिंग डिपॉजिट म्यूचुअल फंड के SIPs एक उसका एक प्रॉक्सी हो गया विद अ बेटर रिटर्न प्रोफाइल। चलिए बात करते हैं कि रेगुलेटरी चेंजेस जो AMC इंडस्ट्री में हुआ है, सेबी और एम्फी ने जो इनिशिएट किया था। सबसे पहला सितंबर 2018 में जब कैप बना था TER रेशियो का। मैंने कहा ना आपको, इंडस्ट्री का अल्टीमेटली रेवेन्यू का भी एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने कैप कर रखा है, सॉरी सेबी ने कैप कर रखा है। और सेबी मैंडेटेड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री टू मूव टू अ फुल ट्रेल कमीशन, नॉट ट्रायल कमीशन, ट्रेल कमीशन और अपफ्रंट कमीशन को जो सेबी ने बैन कर दिया था 2018 के बाद से। ये बड़ा मूव था बाय द वे। हाँ, दिसंबर 22 में सेबी डायरेक्टेड ऑल म्यूचुअल फंड कंपनीज दे विल नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ NAV इन सिक्योरिटीज रिलेटेड टू AAA, 8% of his NAV in securities rated AA, and 6% of NAV in debt and money market securities rated A and below। मतलब एक है ना, रिस्क को प्रिएम्प्ट करते हुए रेगुलेटर भी क्या एक्शंस लेता रहता है। तो ये एक्चुअली क्या हुआ था कि टेम्पल्टन का जो एक फियास्को हुआ था, जिसके कारण डेट म्यूचुअल फंड्स वाले को भी नुकसान हुआ था। तो वहाँ पर उन लोगों के कई इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑब्जेक्टेबल थे। तो सेबी ने इसका एक कॉग्निजेंट किया और इन्होंने रूल बनाया कि भैया ये मैं नहीं चाहता हूँ कि आप करें। कई बार कुछ होता है उसके बाद में एक्शंस होते हैं, कई बार कुछ पहले ही प्रिएम्प्ट करके एक्शन ले लिया जाता है। तो जो है सो है, देखिए उसका हम कुछ नहीं कर सकते।
फेब 23 में आया, सेबी डिसकंटिन्यूड द B30 कमीशन। B30 हो गया जो सेकेंड रन सिटीज है, वहां पर कमीशन ज्यादा दिया जाता था, तो वो सेबी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। बेसिकली जो टॉप 30 और उसके बाद वाली 30 सिटीज के बीच में जो ब्रोकरेज का डिफरेंशियल था वो उन्होंने खत्म कर दिया। और मार्च 24 में आया कि ये जो ट्रेल कमीशन है, इस ट्रेल कमीशन में क्या पहले क्या होता था, अगर मेरा क्लाइंट है और वो शिफ्ट हो गया किसी और ब्रोकर क्या, तो मुझे भी ट्रेल कमीशन मिलता रहता था। तो वो सेबी ने अभी चेंज कर दिया मार्च 24 में कि नहीं भाई, अगर तुम्हारा क्लाइंट किसी और के पास चला जाता है तो ट्रेल कमीशन उसको मिलना चाहिए, तुमको नहीं मिलना चाहिए। तो कुछ कुछ मेजर चेंजेस है ये। अब चलिए अपने इंडस्ट्री का डेटा को थोड़ा डीपली देखते, फटाफट देखते कि इंडिया का जो जीडीपी है, आप देखिए इंडिया ऑलमोस्ट थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी की तरफ मूव कर रहा है। आई थिंक जापान को हम बीट कर जाएंगे। 7% एनुअलाइज जीडीपी ग्रोथ हमारा एक्सपेक्टेड रहेगा और बहुत सॉलिड पोजीशन पे है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लेकिन जो इंडिया में है ना, वो अभी भी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स उतना बड़ी नहीं है। इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री विच इज़ AUM एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी तकरीबन 18% है, जो कि अगर आप वर्ल्ड का एवरेज देखेंगे वो तकरीबन 63% है। US 140% है और चाइना जो है वो 21% है। मतलब हम फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव देखें तो अभी में हम चाइना के भी नीचे है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ अस टू ग्रो। मुझे तो हमेशा लगता है कि भाई ब्राज़ील अगर 84% है तो इंडिया 18% क्यों है? कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है, बिकॉज ब्राज़ील और इंडिया एक तरीके की कंट्री मानी जाती है बिकॉज ऑफ द ब्रिक्स नेशन क्लासिफिकेशन। म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन अगर आप देखेंगे तो एक 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है और तकरीबन 500 मिलियन लोगों के पास में पैन कार्ड है। वेर यूनिक इन्वेस्टर इन इंडिया इन म्यूचुअल फंड इज ओनली 4 करोड़। मैं आपको बता रहा था ना, 4 ही करोड़ इन्वेस्टर है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब केवल 8% पेनिट्रेशन है। कितना बड़ा स्कोप है इस इंडस्ट्री में। और म्यूचुअल फंड एज अ परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट अगर देखें तो वो अब तकरीबन 26% हो गया है। स्टॉक प्राइसेस बढ़े भी है, उसका भी एक रीज़न है, जो कि 2011 में 11% थे। 11% से 26%, कितना बड़ा स्कोप है, हम और कितना ऊपर जा सकते हैं। चाइना के अंदर में ये तकरीबन 46% है और जापान के अंदर में इट इज़ 29%। सो देयर इज स्कोप। म्यूचुअल फंड का इनफ्लो का ट्रेंड यहाँ पर आपको चार्ट में नजर आ रहा होगा, पीछे देखिए, ध्यान दीजिए। नेट इनफ्लो म्यूचुअल फंड के अंदर में, नेट इनफ्लो का मतलब होता है टोटल इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, मतलब कितना पैसा आया और कितना पैसा बाहर निकला। तो नेट इनफ्लो जो है वो तकरीबन 2.7 ट्रिलियन रुपया आया था क्वार्टर FY 24 तक। सो एलोकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड एज अ परसेंटेज ऑफ AUM remains low at 6% of the gross fixed savings. The fall of mutual fund allocation from FY 17-20 was due to the high redemption in mutual fund despite the increase in the gross flow. तो क्या होता है, एक बात समझने की है कि जब भी थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी आती है, मार्केट में फॉल आता है, तो एक बार इन्वेस्टर घबरा जाता है और SIP बंद कर देगा या थोड़ा इनफ्लो जाना बंद कर देगा, तो कई बार आउटफ्लो जोन में चला जाता है। देखिए कई बार आपको यहाँ नजर होगा चार्ट में कि कई बार वो माइनस की तरफ है। जैसे म्यूचुअल फंड एलोकेशन ऑफ ग्रॉस फिक्स सेविंग जो है FY 21 में 2.1% था, जो अभी 6.2 हो गया, 6.1 हो गया। क्यों? क्योंकि एलोकेशन में कई बार वहाँ से पैसे निकाल ली जाते हैं बिकॉज घबराहट होती है। तो लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी देखोगे ना, ये वॉलेटिलिटी जो है ईयर ऑन ईयर खत्म हो जाती है अगर आप इसको 25, 30, 40 साल का पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो। AUM जो है 2019 के अंदर में करीबन 25 लाख करोड़ था, आज के रेट में AUM हो गया 55 लाख करोड़। स्कीम वाइज अगर AUM देखें तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुआ है वो है इक्विटी और बैलेंस फंड के अंदर में। देखिए टावर आपको नजर आ रहा होगा ना, FY 24 में वो क्या ज़बरदस्त टावर बना है। और डेट के अंदर में उतना ग्रोथ नहीं हुआ है, लिक्विड फंड में भी उतना ग्रोथ नहीं हुआ है। ETF के अंदर में ग्रोथ हुआ है क्योंकि उसका बेस भी कम था, तो अब जो ग्रोथ ETF में दिख रहा है वो बहुत ही इंप्रेसिव ग्रोथ नजर आ रहा है। कुछ डेटा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे PPT में शेयर कर दूंगा आपको, इस स्लाइड के नीचे, इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, PPT आपको मिल जाएगा। मैं ना सारा स्लाइड्स को बहुत डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज जल्दी जल्दी करना, अपने पास समय की कमी रहती है, राइट। वीडियो अपने को जल्दी कवर करने की कोशिश करनी है। डेटा तो देखिए सामने आपके, आप चाहे तो इसको किसी भी तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास हैज़ रियली ग्रोन इन द इंडस्ट्री और वो और ग्रो करेगा। कुछ तो रीज़न है कि स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, सब चीज़ों के, मार्केट कैप बढ़ रहा है इंडिया का, तो इक्विटी एज एसेट क्लास ग्रो करेगा। इनफ्लो के अंदर में भी, इक्विटी के अंदर में इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा है विज़ा विज़ डेट के अंदर में इनफ्लो। टॉप AMC की बात करें तो ये सारी AMCs है, टॉप AMCs है। मैं थोड़ा स्टॉकेज को भी खोल देता हूँ।
और स्टॉकेज के अंदर में मैं म्यूचुअल फंड सेक्शन में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर आप एएमसी में जाओगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा कौन कौन सी एएमसीज है जो टॉप है। तो एसबीआई जो है वो टॉप है, उसका आज की रेट में 9,73,000 करोड़। कितना बड़ा पैसा मैनेज करता है आप देखिए। और ये तो अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ से और ग्रो ही करने वाला है, कम तो डेफिनेटली नहीं होगा। आईसीआईसी प्रूडेंशियल 7,62,000 करोड़, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड 6,60,000 करोड़, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड 4,73,000 करोड़ एंड सो ऑन। तो कितने बड़े बड़े फंड हाउस हो गए। मुझे याद है जब मैं करियर चालू किया था, आई थिंक एसबीआई का 70 या 80,000 करोड़ का ईयूएम था, वहाँ से ऑलमोस्ट ये 10 to 15 टाइम्स ग्रो कर चुका है। मार्केट शेयर मैंने आपको बता ही दिया, ऊपर में डेटा आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा। और कंट्रीब्यूशन ऑफ द लार्जर एएमसीज, मोटा मोटी जो टॉप 10 एएमसीज है ना, टॉप 9 एएमसीज है, वो मोटा मोटी 75 to 80% ऑफ द इंडस्ट्री को अभी ओन करते हैं। देखिए ये कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री में है और ये यहाँ पर भी रहेगा। जो 80-20 रूल है कि अल्टीमेटली 20% ऑफ द प्लेयर्स विल कंट्रोल 80% ऑफ द मार्केट शेयर। तो वही यहाँ पर भी वही रूल है। आज के रेट में जितना मुझे याद है, टोटल म्यूचुअल फंड्स होंगे तकरीबन 60-70 होंगे, 70 का 20% हो गया, मतलब 14-15 ही म्यूचुअल फंड्स है जो 80% ऑफ द एएमसी को एक्चुअली कंट्रोल करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर तो 9 ही कंट्रोल करते हैं ना। एयूएम अगर मिक्स देखें तो एचडीएफसी एएमसी जो उसका सबसे बड़ा इक्विटी और बैलेंस फंड का बुक है 65% होल्ड करता है। निपॉन जो है वो 49% होल्ड करता है। आदित्य बिरला जो है वो इक्विटी और म्यूचुअल फंड उसका सबसे बड़ा है, बट परसेंटेज टर्म्स में एचडीएफसी से छोटा है। और यूटीआई में भी इक्विटी और म्यूचुअल फंड, तो सारे ही फंड्स में इक्विटी और म्यूचुअल फंड जो है वही इक्विटी जो फंड्स है वही सबसे ज़्यादा पोजीशन होल्ड करते हैं। लेकिन क्या है, हर फंड का ना कैरेक्टर होता है। एचडीएफसी का एक अलग कैरेक्टर, आदित्य बिरला है। तो जो इन्वेस्ट करते हैं ना वो लोग अपने आप को डाइवर्सिफाई करते हैं, वो हेज करते हैं कि थोड़ा पैसा एचडीएफसी में डाल देता हूँ, थोड़ा आदित्य बिरला में डाल देता हूँ, थोड़ा निपॉन में डाल देता हूँ। तो ये विनर टेक इट ऑल मार्केट हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर कम से कम जो टॉप 10 प्लेयर्स है ना वो तो ग्रो करते रहेंगे, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंशिएटर। आप देखिए एक इंटरेस्टिंग है कि आदित्य बिरला सन लाइफ में डेट में 38% है, 38%, क्योंकि हो सकता है कि उनका फोकस वहाँ पर भी ज़्यादा है। दूसरा इंटरेस्टिंग देखिए कि निपॉन नहीं, यूटीआई के अंदर में ईटीएफ में तकरीबन 31% है। बाकी सब जगह ईटीएफ में देखिए आप, एचडीएफसी ईटीएफ इज 1.8%, निपॉन के अंदर में 26% है। इधर में अगर आप ईटीएफ देखेंगे सन लाइफ के अंदर में, बिरला सन लाइफ में तो ईटीएफ है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। तो हर फंड हाउस ने अपना एक डीएनए, अपना एक कैरेक्टर डिफाइन कर रखा है, और दैट मेक्स द इंडस्ट्री वेरी यूनिक एंड नॉन डिफरेंशिएटर। चलिए ग्रोथ की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली ये इंडस्ट्री वाइड ही फेनोमेनन है कि दो एसेट क्लास में ग्रोथ हो रही है, इक्विटी और बैलेंस फंड, और ईटीएफ के अंदर में ग्रोथ हो रही है। ऑलराइट, तो थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते। डेटा हमारी टीम ने बहुत दिया है, बहुत मेहनत की हमारी टीम ने। आप ये पीपीटी डाउनलोड करके सारा डेटा स्टडी कीजिएगा। वैसे डेटा, मोस्ट ऑफ द डेटा एमफी की वेबसाइट से लिया हुआ है, हमने कोई डेटा वैसे प्रोड्यूस नहीं किया, बट इट्स इंटरेस्टिंग, आप ये डेटा को स्टडी कीजिएगा। मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो जो हमारे इक्विटी फंड है वो छोटे सिटी से ज़्यादा आ रही है, बी 30 सिटी से। आप देखिए 84% जो बी 30 सिटीज़ है उसके 84% इक्विटी में, 16% जो है वो नॉन इक्विटी में। और इधर में अगर हम मेन बड़ी सिटीज़ की बात करें T30, तो 52% जो है वो है इक्विटी में और 48% है नॉन इक्विटी के अंदर में। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर वाइज कैटेगरी देखूँ तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है वो ऑब्वियसली बड़ी सिटी में इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ज़्यादा है, तो वो 95% है, 5% इंडिविजुअल है। और अगर B30 सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर 27% जो है इंडिविजुअल। मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स है ऑब्वियसली T30 से है, बट इंडिविजुअल इन्वेस्टर ज़्यादा B30 से, और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है वो ज़्यादा T30 से है, T30 से है। क्या आगे बढ़ते हैं। जोग्राफिकल स्प्रेड देखिए अगर, तो T30 जो है उसके अंदर में मोटा मोटी सभी का एक ही पैटर्न है। आप देखो जो PSU बैंक ओरिएंटेड ज़्यादा होंगे ना उनमें B30 से कंपोजिशन ज़्यादा होगा। जैसे SBI म्यूचुअल फंड है 21% जो है B30 से, UTI जो है 23% जो है वो B30 से है। नहीं तो जो
मेन अर्बन जो टॉप 30 सिटीज है ना इंडिया के, वहीं से ज़्यादातर अभी म्यूचुअल फंड का ग्रोथ आ रहा है, बिकॉज B30 में इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, नॉलेज पहुंच रही है, तो दे आर कैचिंग अप विद द ट्रेंड ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इसमें डेटा बहुत डाल दिया मेरी टीम ने, तो आप ये डेटा को आराम से देखिएगा। बट मैं अब चलता हूँ, अपने को क्या करना है। ये बात तो कन्विंस हो गई कि इंडस्ट्री ग्रो करेगी और इसमें अपॉर्चुनिटी है, और क्या क्या कंपनीज है जो लिस्टेड है जो ग्रो कर सकती है, अब उसके बारे में बात करें। सबसे पहले सबसे बड़ी कंपनी है वो है SGFC AMC। तो SGFC AMC का मैं अगर डेटा देखूँ, चलिए अपने स्टॉकेज में चलते हैं और यहाँ पर अपने सर्च करते हैं इक्विटी में SGFC AMC। इनफैक्ट अपने सेक्टर में जाते हैं और सेक्टर के अंदर में अपने सर्च करते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ये रहे फिनेंस के अंदर में एसेट मैनेजमेंट में 8 स्टॉक नजर आ रहे हैं। उसके अंदर में कौन कौन सी कंपनीज है? SGFC, निप्पॉन, आदित्य, UTI, श्रीराम, धरनी कैपिटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ऑब्वियसली लिस्टेड के अंदर में जो AMCs होंगे हम उसी पे फोकस कर सकते हैं। तो SGFC AMC का अगर मैं इसके अंदर जाऊं और इसका ग्रोथ आपको दिखाऊं फ्रॉम अ प्रॉफिटेबल एंड फ्रॉम द प्राइस ग्रोथ पर्सपेक्टिव, ये कंपनी पिछले अगर 1 साल का अगर इसका ग्रोथ देखें अपने, तो प्राइस 116% बढ़ा है, नेट सेल्स 19% बढ़ा है, बेटा 21% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 36% बढ़ा है। इसका रिजल्ट अगर मैं इसको एनालाइज करूं, एनुअलाइज रिजल्ट, तो इसका ट्रेंड आपको नजर आएगा बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए ज़बरदस्त ट्रेंड है इसका, और लास्ट ईयर इसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। 2 रीज़न है, एक तो लास्ट ईयर शेयर बाज़ार बहुत अच्छा किया है, तो अगर अच्छा करता है AUM बढ़ेगा तो इनको भी उसका फायदा होगा, बरोबर है। दूसरा, SGFC AMC PSUs में बहुत इन्वेस्ट कर रखा था जो कि अंडर परफॉर्मर थे। लास्ट ईयर PSUs ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, इसका खासम खास बेनिफिट जो हुआ वो SGFC AMC का हुआ। तो फ्रॉम अ रेवेन्यू ग्रोथ पर्सपेक्टिव, हो सकता है लास्ट 3-4 साल से दे हैव नॉट डन ग्रेट, बट लास्ट ईयर उन्होंने बहुत अच्छा किया और यहाँ से और एक्सपेक्टेशन की वो अच्छा ही करेंगे। फ्रॉम अ स्टॉक प्राइस मूवमेंट पर्सपेक्टिव, अगर मैं पिछले 1 साल का डेटा देखूं यहाँ पे, 1 साल का डेटा देखें, तो ये जो स्टॉक प्राइस 1 साल पहले चल रहा था तकरीबन 1950, नाउ इट इज ऑलरेडी ट्रेडिंग एट अराउंड 3900। क्या यहाँ से और ग्रोथ मिल सकता है? आई थिंक दैट इज अ पॉइंट विच वी नीड टू डिस्कस, सब तो डिस्कस करेंगे। बट अभी मोटा मोटी अपने एक इंडस्ट्री का आइडिया ले लेते हैं कि कौन सा स्टॉक कितना परफॉर्मेंस दे रहा है और क्या वैल्यूएशन पे चल रहा है। जैसे SGFC AMC है, वो 43 का PE में चल रहा है, मतलब देयर इज अ वेरी हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ एम्बेडेड इनसाइड दिस पर्टिकुलर स्टॉक। हो सकता है कुछ जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं उनको लगता हो कि यह बहुत महंगा है, 43 में कौन लेगा, लेकिन जो मोमेंटम करते हो उनको लगे कि हाँ ये स्टॉक तो ले सकते हैं बिकॉज इसके अंदर में वैल्यू दिख रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, हमारे स्टॉकेज के अंदर में देयर इज अ सेक्शन कॉल इन्वेस्टमेंट आइडिया, वहाँ हम इस स्टॉक को कवर करते हैं। तो SGFC AMC में चलते हैं, इसका रेटिंग हमने दिया हुआ 25 आउट ऑफ 30। अगर आप इसको देखोगे 6 पैरामीटर में इस स्टॉक को हमने एनालाइज किया है, 25 आउट ऑफ 30 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसके अंदर में अगर मैं जाऊँ तो मैं वो PDF डाउनलोड करके स्टडी कर सकता हूँ, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि हम यहाँ पर बाइंग जोन डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर जब पहली बार हमने इस स्टॉक को कवर करना चालू किया था, आई थिंक हमने कवर किया होगा चालू, ये हमने किया था 2022 से हम कवर कर रहे हैं। देखिए ये बाइंग जोन था इसका, ये यहाँ से ऊपर जाता था, फिर नीचे आता था, फिर नीचे आता था, तो कांस्टेंट बेसिस पे ये अपॉर्चुनिटी दे रहा था कि इस स्टॉक को ले लो। एक बार इसने ये बाइंग जोन के ऊपर कदम रखा तो आप देखिए वो जो बाइंग जोन था 1700-1800 का, इसका जो बाइंग जोन है वो ऑलरेडी 4-2, अब जो नया बाइंग जोन है वो तकरीबन 2800 का लेवल है। ये ऑटोमेटेड जर्नी है, ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है जो हमने स्टॉकेज में बना रखा है। 2 मिनट लूंगा आपसे बताने के लिए। इन्वेस्टमेंट आइडिया जबरदस्त सेक्शन है स्टॉकेज का, आप वहां जाओगे ना, यहाँ आपको सॉर्टेड में मिल जाएगा कि कौन सा स्टॉक है जो अभी लेने लायक है, कौन सा स्टॉक है अगर ओवर वैल्यूड हो गया तो शायद बेचने लायक है। जैसे कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये अभी लेने लायक है क्योंकि ये अपने बाइंग जोन पे आ गया और इसका रेटिंग भी 22 है, विच इज रीजनेबली ओके रेटिंग। तो वापस चलते हैं AMCs का डिस्कशन के अंदर में। ओके, बाय द वे वो इन्वेस्टमेंट आइडिया सेक्शन इज पार्ट ऑफ द प्रीमियम वर्जन ऑफ स्टॉकेज, जो कि बहुत ही कम दाम में आपको अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहें तो उसको आप ले सकते हैं। सो SGFC AMC की हमने बात कर ली। दूसरा है आदित्य बिरला AMC, उसका अगर अर्निंग मल्टीपल्स देखें तो ये 19 का 19.5 का PE में ट्रेड करा, विच इज नॉट एक्सपेंसिव। और इसका अगर ग्रोथ वगैरह अपनी स्टडी करें तो इसके रिजल्ट्स पे चलते हैं और इसका ग्रोथ स्टडी करते हैं, तो ये पिछले
ये तकरीबन 4 साल पहले 1000 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, अभी ये 1300 करोड़ का रेवेन्यू है। सो फ्रॉम अ सेल्स ग्रोथ पर्सपेक्टिव 10% खाली ग्रो कर रहा है। देखिए अब समझ में आ रही है कि क्यों एचडीएफसी इतना महंगा पी है और क्यों दूसरा सस्ता है, बिकॉज वो ग्रो ज़्यादा किया है और यहाँ पर ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है। बट देखिए ये सब दीज आर ऑल टॉर्टोइज, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, और यहाँ पर पैसा लगने का मुझे संभावना कम लगता है, बिकॉज ये पूरा इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रहा है। और जब इंडस्ट्री ग्रो करती है, एक टेलविंड मिलती है इंडस्ट्री को, तो उसके सारे जो प्लेयर्स हैं वो भी ग्रो करते हैं। बट जरूरी नहीं है कि आपको सब स्टॉक में हर भाव में लेना है। यू कैन बी सिलेक्टिव विथ योर पार्टिसिपेशन, जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो एचडीएफसी, आदित्य बिरला, उसके बाद है निप्पॉन एसेट लाइफ, ये मुझे बहुत पसंद है। ये काफ़ी, मैं जब जॉब भी करता था तो मुझे काफ़ी पसंद था, इसीलिए ये सेकंड लार्जेस्ट एएमसी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। अगर इसका मार्केट कैप देखें तो तकरीबन 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके अंदर अगर हम लोग चले तो लेट अस सी द रिजल्ट्स। तो इसका रिजल्ट्स अगर क्वार्टरली देखें तो 10 क्वार्टर पहले इसका तकरीबन 300 करोड़ का सेल्स था, अभी 450 करोड़ का सेल्स है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे कंपनी रीजनेबल ग्रोथ दे रही है, और इसको मैं एनुअलाइज में कन्वर्ट करूँ तो हाँ, ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ दे रही है। तो ये आदित्य बिरला से बेटर हुई ना? हाँ, ये बेटर हुई, इसीलिए तो महंगी है। देखिए जो बेटर होगी ना वो हमेशा महंगा होगा, इसलिए उसका पी ज़्यादा नजर आएगा। उनके अंदर में आप अलग तरीके से काम करते हैं, और जो सस्ती होती है उनमें आप अलग तरीके से काम करते हैं। इनमें जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट भी है ना, उस पर भी आपको स्ट्रेंथ नजर आएगा, बिकॉज वो महंगे हैं तो और महंगे हो जाएंगे, और जो सस्ते हैं फॉर वट एवर रीजन वो शायद और सस्ते हो जाएंगे। तो ये कॉन्ट्रोडिक्टरी थॉट प्रोसेस है कि अगर आप मोमेंटम और वैल्यू को क्लब कर लें और टेक्नो फंडा मॉडल बना दे, जो मैं सजेस्ट करता हूँ, उसके हिसाब से स्टॉक आइडेंटिफिकेशन टेक्निक बहुत डिफरेंट है। फिर उसके बाद यूटीआई म्यूचुअल फंड है, और सब म्यूचुअल फंड्स के मैंने यहाँ पर कंपैरिजन भी दे दिया, आप डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा कि किस एस्पेक्ट में कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है और कौन सा म्यूचुअल फंड उतना ग्रेट नहीं है। ये बहुत अच्छा एनालिसिस हमने करके दे दिया। तो मैं थोड़ा सा अब इंडस्ट्री के बारे में बात करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा इनमें पार्टिसिपेट कैसे करना है। तो टेलविंड्स क्या क्या है? स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर कंटिन्यूड इनफ्लो ड्यू टू पेनिट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। दूसरा, एयूएम ग्रो करेगा बिकॉज एसआईपी बढ़ रहा है, अभी जैसे 20,000 करोड़ का मंथली एसआईपी हो गया, तो डेफिनेटली ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, चांसेस बहुत हाई है। हेल्दी कैपिटल मार्केट परफॉर्मेंस, आने वाला 4-5 साल तो लग रहा है मुझे कैपिटल मार्केट परफॉर्मेंस सही रहना चाहिए। इमर्जेंस ऑफ फिनटेक प्लेटफॉर्म, ये जो नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं जो कि प्योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, अब तो ग्रो ब्रोकर बन गया, बट वो ग्रो एक फिनटेक प्लेटफॉर्म था। आपके बहुत सारे हैं इस तरह से जो फिनटेक प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट करते हैं ट्रांजेक्शंस, उसके कारण ही इंडस्ट्री का अच्छा ग्रोथ और अच्छा ग्रोथ कंटिन्यू होगा। और अभी बहुत सारे आईपीओस में आएंगे नए म्यूचुअल फंड के। जब भी नया म्यूचुअल फंड में आईपीओस आता है, देन देयर इज अ हाई चांस दैट उस म्यूचुअल फंड के अंदर भी ग्रोथ होता है। हेडविंड है, रेगुलेटरी है काफ़ी। रेगुलेटर को जब मनाया, अगर वो कुछ और ऐसा कर दे जो कि इस इंडस्ट्री के लिए खराब है, तो वो हमारे लिए भी काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। मार्केट वोलेटिलिटी, मार्केट गिरेगा तो इनका रेवेन्यू गिरेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एयूएम फॉलो होगा। इंडेक्स फंड की तरफ ज़्यादा शिफ्टिंग हो रही है, फ्रॉम एक्टिव मैनेजमेंट फंड मैनेजमेंट ड्रिवन फंड टू एन इंडेक्स पैसिव फंड, उसकी तरफ ज़्यादा एक्शन हो रहा है। तो आप देखिए जीरोधा म्यूचुअल फंड आ गया, ग्रो म्यूचुअल फंड उसकी तरफ जा रहा है, नवी म्यूचुअल फंड। तो नए कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड इमर्ज हो गए इंडिया में जो इंडेक्स बेस्ड काम कर रहे हैं। तो जो एक्टिव म्यूचुअल फंड वाले हैं उनका रेवेन्यू में चैलेंजेस आ सकते हैं, और बड़े बड़े जो टॉप मैनेजमेंट है ये सब कंपनीज की, वो भी एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इतना टाइट हो गया है कि उनको लग रहा है कि हम अपना खुद का ही पीएमएस और एआईएफ चालू कर दे। बहुत सारे इंडिविजुअल नाम्स हैं जो बहुत बड़े नाम थे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, वो अभी आउट होके दे आर डूइंग ऑन देयर ओन। तो ये रिस्क है इस इंडस्ट्री का, जिसको हमको माइंड में रखना चाहिए अगर हम किसी भी तरह का बड़ा पोजीशन स्टॉक्स में बिल्ड कर रहे हैं। तो ये तो हो गया इंडस्ट्री के बारे में, हमने समझ लिया। मेरे सोर्सेस ये थे जहाँ जहाँ से मैंने रिपोर्ट, मैंने और मेरी टीम ने जहाँ जहाँ से कुछ लिया है। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम जिन्होंने हमको हेल्प किया ये ब्यूटीफुल पीपीटी बनाने के लिए। पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे लिंक है। अब चलते हैं कि इनमें पार्टिसिपेट कैसे करें, क्या काम करें। तो देखिए वो इन्वेस्टमेंट थीम वाला जो वॉच लिस्ट है, आपको याद होगा, ये वॉच लिस्ट मैं बनाता हूँ, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा ताकि आप इसको ट्रेडिंग व्यू में इंपोर्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इसके वॉच लिस्ट के अंदर में आपको राइट क्लिक करके एक सेक्शन ऐड करना है, और यहाँ पर आप लिख लीजिए एएमसीज, राइट। और एएमसीज के अंदर में मैं सारे एएमसीज को ऐड कर लेता हूँ जो मेरे लिए रेलिवेंट है। कैसे ऐड करूँगा? सिंपल काम है, ये जो सेक्टर है यहाँ पे ये दिख रहा है ना, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए यहाँ पे, यस।
अच्छा, ओपन करिए। फैंटास्टिक, तो यहाँ आपको नजर आ गए ये जो मेन है, ये 4 ही मेन एएमसी है। इसको कॉपी करिए और इसको यहाँ पर जाके राइट क्लिक करके ऐड सिंबल, वैसे तो मैं आपको लिंक ये भेज दूंगा, तो आपको मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग यू एन अंडरस्टैंडिंग। ओके, लगता है कि मेरा ऑलरेडी एएमसीज कहीं ऐड किए हुए हैं। पहले तो मैं निपॉन को ऐड कर लेता हूँ। निपॉन लाइफ, निपॉन लाइफ, अच्छा ये ऊपर में एडेड है। अच्छा, मैंने जियो का जब एक वीडियो बनाया था तब मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में बात की थी, तो इनफैक्ट उसके बाद ये स्टॉक प्राइसेस काफ़ी चले इस इंडस्ट्री के। तो ये देखिए नैम और यूटीआई एएमसी और एसजीएफसी एएमसी और एबीएसएल एएमसी, ये सब मैंने एक्चुअली बात किया हुआ है इसके बारे में। तो जिन्होंने उस समय पार्टिसिपेट किया होगा वो बहुत पैसे बनाए होंगे, और मुझे लगता है अभी भी इस इंडस्ट्री के अंदर में बहुत पोटेंशियल है कि हमारा पैसा बन सकता है अगर हम उसको सही तरीके से अप्रोच करें। तो नीचे चलते हैं, और ये जो ऊपर में सेक्शन में थे उसको मैं नीचे ऐड कर लेता हूँ, ताकि हमारा जो सीक्वेंस ऑफ इन्वेस्टिंग है वो परफेक्ट। चलिए, ये हो गया, ये हमने सारे स्टॉक्स को यहाँ पर ऐड कर लिए। तो एएमसी में अभी हमारे पास में 4 एएमसी है। अब इनमें मैं काम कैसे करूंगा, ये देखिए निपॉन तो ज़बरदस्त है, रेवेन्यू ग्रोथ सब चीज़ इसके अंदर में फर्स्ट क्लास है, मोमेंटम भी है, तो धीरे धीरे इस पर पोजीशन बिल्ड करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हो सकता है गिरेगा स्टॉक। अगर आपको लगता है कि मुझे 10 लाख रुपए डालने हैं इस थीम के अंदर में, तो आप 2.5 लाख करके सब में डालेंगे, तो अभी आप 50,000 से निपॉन में चालू कर दीजिए, या 1 लाख से निपॉन में चालू कर दीजिए। यूटीआईएमसी भी देखिए स्ट्रेंथ है, मोमेंटम पॉजिटिव है, इसका रेवेन्यू ग्रोथ क्वेश्चनेबल है, तो हो सकता है कि मैं इसको अवॉइड करूं। अगर मुझे सपोज इस थीम में से सिर्फ 2 ही स्टॉक ढूंढने हैं, तो प्रॉब्ली मैं निपॉन एक देखूंगा और डेफिनेटली मैं एचडीएफसी एएमसी देखूंगा, बिकॉज रेवेन्यू ग्रोथ है। और इसके अंदर में देखिए यही दोनों स्टॉक सबसे महंगे भी हैं, लेकिन आज भी मुझे इन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो महंगा है वो और महंगा हो जाए, और जो सस्ता है वो और सस्ता हो जाए। ये आदित्य बिरला एएमसी भी थोड़ा कोशिश कर रहा है कि ये ऊपर जाए, रेवेन्यू ग्रोथ भी इसके अंदर में है, बस जो टॉप 2 बेट है वो तो डेफिनेटली निपॉन और यूटीआई एचडीएफसी है, और आदित्य बिरला इज दी थर्ड। अगर आप सपोज ऐसा कुछ मॉडल बना रहे हैं कि हर थीम जो जो मैंने बनाया है उसमें से दो स्टॉक्स आपने पकड़ लिया, और वो 2 स्टॉक्स पे आपने अपना खुद का एक बास्केट बना लिया। अब देखिए किसी ने ईएमएस थीम पे फोकस किया होता तो कितना ज़बरदस्त रिटर्न आया। इनफैक्ट मैं देख रहा था स्टॉकेज के अंदर में, यहाँ पर मैंने कुछ वॉचलिस्ट बना रखे थे उस थीम रिकॉर्डिंग के बाद। तो ईएमएस थीम का अगर आपने देखा होता और किया होता, तो डिक्सॉन 160% अप है, पीजी इलेक्ट्रोपास 126% अप है, अंबर जो है 91% अप है। ये 500 दिन पहले मैंने पहला थीम वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो अभी भी इनमें स्कोप है, ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है जो होना चाहिए। तो जितने भी थीम्स मैंने रिकॉर्ड किया, अगर आप वो थीम वीडियो सारे देख लें और 2-2 3-3 स्टॉक हर थीम से पकड़ लें और उसको ट्रैक करें, उसमें इन्वेस्ट करें, मेरे हिसाब से पैसा बनना चाहिए। हो सकता है 3-4 स्टॉक पे पैसे लग भी जाए, उसमें स्टॉप लॉस रखिएगा, बट ओवरऑल मुझे लगता है इस पूरे एक्सरसाइज से मेरा पैसा बनता है, तो आपका भी पैसा बनना चाहिए। ऑलराइट दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा चल गया, बट क्या करूं, मुझे लंबा वीडियो रिकॉर्ड करने का ही मुझे मज़ा आता है, बिकॉज सारी बातें आपके साथ कर सकता हूं। और हो सकता है कुछ बातें मैंने जल्दी में स्किप कर दिया हो, तो आप पीपीटी डाउनलोड करके डेफिनेटली उसको स्टडी कीजिएगा। बट मोर और लेस द थीम ऑफ एएमसी बिजनेस इज हेयर टू स्टे। कुछ रिस्क है, बट हमको मान के रखना पड़ेगा कि इंडिया में बिजनेस करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ग्रोथ यहाँ से दिख रहा है, पॉसिबिलिटीज़ है। धीरे धीरे एसआईपी के अंदर में ये सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स को ऐड करने में मुझे लगता है रिस्क काम करने में कम है। ऑलराइट, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और डेफिनेटली डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और बस अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, बाय बाय।